नमस्कार। 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत में आज बहुत सारी बातें होंगी अभी की पॉलिटिक्स पर। जिस तरह की हरियाणा में चुनाव की आहट मिलते ही जो है दोबारा से हम देख रहे हैं कि हिंसक माहौल बनना शुरू हो गया है, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे विपक्ष के गठबंधन को लेकर जो सारा कुछ चल रहा है उस पर, और भी जितने सारे मुद्दे अभी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उन मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात की शुरुआत हम करेंगे अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एक आरपीएफ के जवान द्वारा 4 लोगों की हत्या हो, चाहे फिर वो आपने देखा कि नूह में जिस तरह से हिंसा भड़क गई और देश भर में जिस तरह से फिर से एक बार सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक सवाल उठता है कि क्या मोदी मैजिक जो था वो चूक गया है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें दोबारा शुरू हुई हैं। नमस्कार प्रशांत, आप कर्नाटका में थे। आप वहां आदरणीय गृहमंत्री महोदय ने प्रचार के दौरान कहा था कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस जीतती है तो दंगे होंगे। और जो कुछ हो रहा है, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं कि सीधे कैसे रिलेट करते हैं या नहीं रिलेट करते हैं, या क्या लग रहा है आपको? देखिए, कर्नाटक में तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के बाहर एक माहौल ज़रूर बना दिया गया है। और कल जो घटना हुई है मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में, जिसमें उसने 3 लोगों को मार दिया एक आरपीएफ के जवान ने, ये बड़ी हिला देने वाली घटना है और बहुत खतरनाक ट्रेंड एक दिखा रही है। क्योंकि बहुत बार मैं पुलिस या अर्धसैनिक बल या इन लोगों के से मतलब देखता हूँ उनके रवैये, जो कि जब वो या उनके बारे में पता करता हूँ जब वो दंगाग्रस्त क्षेत्रों में होते हैं। क्योंकि कई बार मैं फैक्ट फाइंडिंग में जाता हूँ या अफसरों से मिलता हूँ, तो जब वो बातें सामने आती हैं तो लगता है कि जो फोर्सेस हैं हमारी, उनमें बहुत आवश्यक है डी रेडिकलाइजेशन का अभियान चलाना और समय समय पर इनकी मानसिक अवस्था चेक करते रहना, इनके सोशल मीडिया कैसे हैं। और कुल मिला के अशोक ऐसा है कि जो ये दिन रात जो नफरत की बात हो रही है मीडिया में, दिन रात उसका असर एक समाज में पड़ रहा है। और आप देखिए अशोक की आप लोगों की वजह से क्या होता है कि जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ, अपने मार्केट में जाऊँ, कहीं और जाऊँ, 2-4 लोग जानने वाले मिल जाते हैं कि आपको सुना था, आपको देखा था। यानी लोग जानते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप सोचिए कि आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, मेट्रो पे जा रहे हैं, चारों तरफ आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। हम सबके दिमाग में नहीं बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता किसने हमको सुना है और किसने क्या राय रखी है। तो मैं कोई उसके आगे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये खतरनाक सिग्नल है। और जो बड़े अधिकारी हैं और सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सेना का, या सेना के छोड़िए, जो अर्धसैनिक बल है या पुलिस है, इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों से करना बंद करें। आप देखिए उस वक्त की याद कीजिए जब कन्हैया कुमार का केस हो रहा था, वकीलों ने पीट दिया कन्हैया कुमार को, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के लोगों ने बचाया नहीं। मणिपुर में हमने क्या देखा कि पुलिस के लोगों ने उन महिलाओं को सौंप दिया दंगाइयों के हाथ में, मैती दंगाइयों के हाथ में। तो ये जो फोर्सेस के अंदर जो ये बीमारी आ रही है, ये चिंताजनक बात है। और वही राहुल गांधी की बात याद आती है कि देश में केरोसिन छिड़क रखा है। जी, एक बात मैं आपसे थोड़ा अलग से पूछ रहा हूं, क्या मोदी मैजिक कमजोर हो गया है? 9 साल का शासन है। 9 साल के शासन के बाद भी अगर मीडिया को, पॉलिटिशियंस को, अमित शाह जी का बयान मैंने खास तौर पे इसीलिए कोट किया था कि 9 साल के बाद भी अगर इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, 9 साल के बाद भी अगर ध्रुवीकरण की वही कोशिशें करनी है, तो क्या मान लिया जाए कि मोदी मैजिक चुक गया है? देखिए
दो बहुत स्पष्ट संकेत आए हैं। एक संकेत आरएसएस की तरफ से आया। आरएसएस ने अपने जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख छापा जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी और हिंदुत्व पे हम निर्भर नहीं रह सकते। इससे ज्यादा वो और क्या कहेंगे। वो स्पष्ट संकेत था कि अब या तो लीडरशिप दूसरी हो, तो दूसरी लीडरशिप तो अभी इतनी बड़ी बीजेपी के अंदर अगले कुछ वर्षों तक, अगले कुछ दशक तक बन पाएगी, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन दूसरा एक विकल्प है कि गठबंधन की राजनीति में जाओ, और वो उसका कंपल्शन ये है, खुद मोदी जी ने उसका संकेत दे दिया कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, यानी गठबंधन तो बन चुका था कि नाम आ रहा था बेंगलोर में, उसी वक्त आनंद फानन में आपने एनडीए गठबंधन की यहाँ मीटिंग रख ली और कोई संख्या का गेम, 38 लोगों का, 38 पार्टियों का गठबंधन बना दिया, जिसमें 24 पार्टियां चुनाव में ही नहीं है, जीरो हैं। जिस बिल्कुल वही जैसे मोहल्ले की क्रिकेट टीम बनती थी कि भाई उसको भी, राजू को बुला लो, पिंटू को बुला लो, आरिफ को बुला लो, और किसी तरह बन जाए टीम। तो इस तरह से टीम बनी है वो। तो अच्छा, अब उसमें एक बड़ा स्पष्ट संकेत है, आप देखिए, उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए उस गठबंधन का। कुछ पार्टियां हैं, बीजेडी, बहुजन समाज पार्टी, बीआरएस, तेलुगु अकाली देशम, दल। अकाली दल, उसके बाद आप देखिए जेडीएस, वाईआरसीपी कांग्रेस। ये वो पार्टियां हैं जिनका अपने अपने राज्यों में राज्यव्यापी फुटप्रिंट है। और राज्यव्यापी फुटप्रिंट कब आता है? जब आपको बृहद समाज के कई हिस्से वोट देते हैं। और ये वो पार्टियां जिनके नाम मैंने अभी लिए, ये पार्टियां इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन वो अशोका होटल के ग्रुप फोटोग्राफ में भी नहीं है मोदी जी के साथ। और मैं आपके प्रोग्राम में बड़ा सेफली ये कह सकता हूं कि ये पार्टियां नहीं आएंगी, बल्कि इनमें कुछ पार्टियां हो सकता है आपको 2-4 महीने बाद या दिसंबर तक दिखाई दे इंडिया में। लेकिन वाईआरसीपी ने तो संकेत दिए हैं भाजपा के साथ आने के, फोटो वोटो आई थी बीच में। आना नहीं चाहता, संकेत दिए हैं, लेकिन वो जाके फोटो खिंचा के देख लें। देखिए, इनको सबको ये डर है कि अगर वो मोदी जी के साथ खड़े हुए तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो निकल जाएगा। सारे लोग, मैं इंक्लूडिंग, मैं अगर मैं कहूं कि जो वहां चले गए, मान लीजिए कि राजभर की पार्टी, बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी कब आई है? जब वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन में थे, यानी बीजेपी के खिलाफ। तो 6 एमएलए वो जीत कर आए और मंत्री भी बन गए पिछली बार, वो 5 एमएलए के साथ। वो बीजेपी के खिलाफ, उनको मुस्लिम वोट भी है उसमें। अब वो नहीं होगा अगर बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं, योगी के साथ जा रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टियां नहीं आएंगी। तो गठबंधन का प्रेशर है इनके ऊपर, और गठबंधन बन नहीं रहा है। इस गठबंधन को आप गठबंधन नहीं कहेंगे जो बना है, जिसमें 2 पार्टियां ऐसी हैं जो फार्म हाउस से बनी है या ईडी ने बनाई है, जिनकी पार्टियां, और बाकी 24 पार्टियां जो हैं वो लोकसभा में नहीं है। उन 24 में से 10 पार्टियां ऐसी चुनाव ही नहीं लड़ती हैं। किस बात का गठबंधन है वो? आपने ईडी का नाम लिया, तो मेरे ख्याल से 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, और उसमें यह भी पहली बार हुआ कि एक ईडी साहब का कार्यकाल लगातार बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल था, सरकार दोबारा चली गई, और उसके पहले अमित शाह जी का बयान आया कि कोई भी ईडी का ऑफिसर बनेगा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है एक खास मुद्दे पे 15 दिन के लिए उनको एक्सटेंशन दे देता है। ये सब क्या चल रहा है? मतलब मिश्रा जी के अलावा कोई अधिकारी ही नहीं है? हाँ, अभी तीसरी बार एक्सटेंशन था, और 31 जुलाई को इन्हें रिटायर हो जाना था। तीसरी एक्सटेंशन के बावजूद ये 2018 से ईडी के डायरेक्टर हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में
आप देखिए कि 6,000 केसेस हैं ईडी के, और 6,000 केसेस में 95% केस राजनीतिक हैं, जो कहीं इसकी इंक्वायरी पहुंची नहीं। कुल 23 कन्विक्शंस हैं, 23 आउट ऑफ 6,000। सो ईडी साहब को जो एक्सटेंशन दी गई, अब वो मामला क्या है जो बहाना लेके पहुंचेंगे। महुआ मोइत्रा के तमाम सारे लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में थे 2 साल से। कभी भी सरकारी वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ने एफएटीएफ के रिव्यू का दलील नहीं दी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 31 को रिटायर हो जाएंगे, तो एफएटीएफ का रिव्यू का बहाना लेके वहां पहुंच गए। मैं एफएटीएफ के रिव्यू को बहुत संक्षेप में बता दूं कि एफएटीएफ जो है वो मल्टीलेटरल यानी कई देशों का मिला हुआ एक संगठन है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को मॉनिटर करता है, उसको रोकता है, और इसका एक दूसरे देश थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, यानी मेंबर देश ही दूसरे मेंबर देश का ऑडिट करते हैं। ये ऑडिट भारत का होना है नवंबर में, आने वाले नवंबर में। उसमें जो नोडल एजेंसी है, उनकी वेबसाइट में आप जाएंगे तो नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, लॉ मिनिस्ट्री है, इंटेलिजेंस फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट FIU, जो बनाई गई इसी एफएटीएफ के रिकमेंडेशन पर। और एफएटीएफ के रिकमेंडेशन पर कई सारे कानून भी बदले गए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदला गया, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी लाया गया, कंपनी सेक्रेटरीज को भी लाया गया, और अलग डिटेल है। तो एफएटीएफ के रिव्यू में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे काम करता है, तो इनकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। अब मैंने जो 2 बातें सुनी राजनीतिक गलियारों में, बिना किसी ओनरशिप के मैं उसको बता देता हूं। एक बात कि बहुत सारा पॉलिटिकल फंडिंग यहां से विदेश में गया, जो कि एफडीआई बन के भारत में आता है। इसमें संभावना है कि बहुत सारा पॉलिटिकल फंडिंग भी है, पॉलिटिकल मनी है। इसकी कारीगरी उनको करनी है इंटरनेशनल रिव्यू होने से पहले। और दूसरा, उनको सुपारी दी गई। मैंने कल सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू किया, उसके पहले मैं मनोज झा जी से बात हो रही थी। दोनों लोग ये कह रहे हैं मुझे कि ये इनको सुपारी दी गई है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ो, और ये काम उन्होंने कल लालू यादव से के प्रॉपर्टीज को जब्त करके ईडी ने वो शुरुआत भी कर दी है। तो 15 सितंबर तक इनके पास बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पैनिक है। जो बात आप कह रहे हो कि 9 साल की सरकार, तो 9 साल की सरकार को अगर ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं तो फिर आपका परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात कि इस तरीके के हथकंडों से अब विपक्ष डर नहीं रहा। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह कि डर नहीं रहा है। वो राहुल गांधी और लालू यादव 2 ऐसे लोग आए, और ममता बनर्जी ने भी हिम्मत दिखाई, तमाम और पार्टियों ने भी हिम्मत दिखाई। अब क्योंकि सब एक हैं तो वो डर निकल गया। एक सवाल बनता है इस पर, हालांकि सवाल तो क्या है, इलेक्शंस होने हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ भी अपना माहौल बना हुआ है, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। हालत ये है प्रशांत कि 2-2, 3-3 बार अमित शाह जी का दौरा भोपाल का कैंसिल हुआ, वो सीधे इंदौर चले जाते हैं। इंदौर में अब इसको नर्वसनेस कहा जाए या क्या कहा जाए कि 29 सीटों की जगह वो 19 सीटें कह देते हैं, 29 की जगह 19 कह देते हैं। भाजपा की जो कंडीशन है, कहा जा रहा है कि 3 भाजपा वहां पे काम कर रही है। एक भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, और एक नाराज भाजपा है। तो राज्यों में मान लीजिए कि जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है, हरियाणा में भी चुनाव आसन्न है, तो क्या लगता है सांप्रदायिक माहौल और बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी? सफल होंगे उसमें, या फिर कर्नाटक की तरह ही इंसान के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव होगा और उस चुनाव का नतीजा भी शायद वैसा ही निकले? देखिए, कर्नाटक का चुनाव
वहां के समाज ने लड़ा, अकेली कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा। वहां पे आप देखिए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नारा दिया, 40% सरकार, कांग्रेस का नारा नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का नारा था। नंदिनी का पूरा जो मामला, नंदिनी वर्सेस अमूल का मामला, किसानों ने लेकर चले, आप किसानों का मुद्दा था। और कांग्रेस का के पक्ष में वहां जो चीजें गई कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस के अंदर बड़ी स्पष्ट लीडरशिप थी और कांग्रेस भटकावे में नहीं आई, पूरे कैंपेन में भटकावे में नहीं आई कांग्रेस। तो ये ये कर्नाटक की जो लर्निंग है, ये यहाँ नॉर्थ में आनी चाहिए। और मैं इसको थोड़ा बहुत उचित नहीं मानता हूँ कि नहीं वो दक्षिण भारत का समाज है, ये फर्क है, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में भी भले ही अनुपात में कुछ कभी बेसी 19, 20, 21 की होगी, लेकिन हमारा समाज भी वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे महंगाई का जो मुद्दा है प्रशांत, कुछ दिन पहले तक ये होता था कि महंगाई की हम आप बातें करते थे, लोग बयान उस बीच में आते थे कि 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए तो भी हम मोदी जी को वोट देंगे, या फिर उस तरह की चीज़ें चलती थी और महंगाई का भी मुद्दा बन नहीं पाता था। लेकिन आप देखिए, वो 2 या 3 मिनट का एक वीडियो आया था रामेश्वर जी का, जो सब्जी विक्रेता थे, वो जिस तरह से वायरल हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 2 साल पहले वो उतना वायरल होता। और मैं आपको बताऊं कि मुझे कई सारे ऐसे मित्रों ने भेजा जो मित्र 2014 के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दूसरी तरफ जाके बैठ गए हैं। सामान्य लोग हैं, वो कोई पत्रकार, कोई लेखक वगैरह नहीं है, सामान्य मेरे मित्र हैं जो कॉलेज के टाइम के, स्कूल के टाइम के दोस्त हैं। उसके बाद टमाटर को लेके आप देख रहे हैं कि कई सारे चैनल्स ने भी चाहते ना चाहते, थोड़ा शर्माते, इफ बट करते हुए, मोदी जी का नाम तो नहीं लेंगे लेकिन महंगाई का नाम लिया उन्होंने। तो महंगाई जिस तरह का मुद्दा बनी है, पब्लिक परसेप्शन में आ गई है। सवाल वही है कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है? मोदी मैजिक है क्या? मैं थोड़ा सा इस पर आपकी डिटेलिंग चाहूंगा। देखिए, मोदी मैजिक बहुत कुछ निर्भर करता है मीडिया, टेलीविजन मीडिया पर। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह ने 10 साल काट दिए होस्टाइल मीडिया के सामने। नरेंद्र मोदी 10 दिन नहीं काट सकते, सांस फूल जाएगी। आदत है इको चैम्बर में रहने की। और जो मुझे दिखाई दे रहा है अशोक कि कुछ बीजेपी के लोगों से भी कई बात होती है, मोदी जी ने अपने आप को कट ऑफ कर लिया एकदम। अच्छा। अब उनके भाषण आप देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जिन मुद्दों को वो उठाते हैं उनको देखिए, रिकमेंडेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं उसमें दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो नाम है इंडिया गठबंधन, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिद की बात लेके आए। हाँ, उन्होंने कितने प्रयोग कर डाले। कभी आप सोचिए, हम लोगों ने तो जब से होश संभाला इंडिया नाम सुना है, कभी दिमाग में इंडिया नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग में आती है? जब हम अंग्रेजों की गुलामी की बात करते हैं तब ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है दिमाग में, इंडिया के नाम के साथ नहीं आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। ये एनालॉजी हम लोगों ने कभी दिमाग में आती ही नहीं है। मोदी जी के दिमाग में भी नहीं आती थी। तभी इंडिया को लेके उन्होंने जितनी चीजें बनाई हैं, खेलो इंडिया और फला इंडिया और ढिमका इंडिया, उसकी तो लिस्ट हमारे सामने है। तो अचानक ये पैनिक मोड में आना और इंडिया शब्द को लेकर हमला करना और इस तरीके के प्रयोग कर डालना कि INDIA, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पता नहीं ना मालूम क्या क्या। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि संविधान से इंडिया हटा दो। तो ये पैनिक रिएक्शन, इससे लग रहा है कि मोदी साहब कट ऑफ हैं ग्राउंड रियलिटीज से, और वो केवल और केवल जो है वो एक इको चैम्बर जो उन्होंने अपना बना लिया है उसके अंदर है। और आप देखिए कि मोदी मैजिक कहाँ कहाँ गायब हुआ है। 2014 से 2019 और 2019 से अब जब हम बात कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कीजिए। 2014 से 19 के बीच में मोदी जी पूरे यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में घूम रहे थे, एंडोर्समेंट मिल रहा था इनको बहुत सारा ज़्यादा।
2019 के बाद अब मोदी साहब जहां जाते हैं विवाद खड़े होते हैं। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट चर्चा करती है भारत के ह्यूमन राइट्स पर, भारत की प्रेस की आज़ादी पर, एडिटोरियल छपते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। तो ये तो विदेशों का हाल है। यहाँ पे भी आप देखिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पब्लिक फिगर्स ने मोदी साहब को अब विजनरी बताना बंद कर दिया है। नहीं बोलता कोई अब। बीजेपी के बड़े नेता रेस्क्यू नहीं करते। आप देखिए कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अकेला अकेला स्मृति ईरानी के कंधे पे डाल दिया जाता है और रविशंकर प्रसाद के। ईरानी से, मतलब बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं स्मृति ईरानी के बयान से बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझने की गलती नहीं करता हूँ, किसी को करनी भी नहीं चाहिए। बीजेपी की पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है कि कहाँ जा रही है या क्या है, तो नितिन गडकरी का कोई बयान आता है, कोई मान लीजिए कि मोदी का बयान आता है, अमित शाह का बयान आता है या राजनाथ सिंह का बयान आता है, तो उसको आप समझेंगे कि हाँ ये इसमें कुछ गंभीरता है। अगर राजनाथ सिंह बार बार पीओके की बात कर रहे हैं तो माथा ठनकता है कि हाँ इसमें कुछ बात होगी, जो क्यों कर रहे हैं, क्या वो अलर्ट करना चाहते हैं। एक ये भी बात है ना कि वो अंदर की थिंकिंग को बाहर एक्सपोज कर रहे हैं। मैं उसको इस ढंग से देखता हूँ। तो इन लोगों के बयान से तो बीजेपी की राजनीति को आप दिशा देखते हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए कैमरे के सामने बिठा दी जाती हैं, और यही हाल दूसरे प्रवक्ताओं का। उससे राजनीति नहीं, वो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, और उनका अपना तरीका है, उसमें क्या कमेंट किया जाए। तो इसलिए मैं स्मृति ईरानी या रविशंकर प्रसाद के बयानों से या संबित पात्रा के बयानों से बीजेपी की राजनीति के मौसम का अंदाज नहीं लगाता हूँ। सीनियर नेता है, उनसे अंदाज लगाया जाए। आप सत्यपाल मलिक से मिलके आए, कल आपने इंटरव्यू किया है, आएगा तो हम लोग देखेंगे ही। सत्यपाल मलिक का बीच में एक बयान जो है वो ट्विटर पर वायरल से भी ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जो चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कर सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है। उसमें किसी बड़े बीजेपी नेता की हत्या और इस तरह की बातें भी कर रहे थे। अब मैं नहीं जानता, चूंकि सत्यपाल मलिक को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूं, तो मैं नहीं जानता कि इसमें कितना बड़बोलापन है, कितनी गंभीरता है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे थे, सावधान कर रहे थे। मलिक जी का कल मैंने इंटरव्यू लिया, और मेरे इंटरव्यू में भी वो बातें कर रहे हैं कि वो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये राम मंदिर पे हमला हो सकता है। पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया तो पूरे देश में बखेड़ा खड़ा हो गया था। इस बार हम इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। जी, तो क्योंकि इस बार वो ये बातें वो पहले से कह रहे हैं, तो कोई ऐसी बहुत नई बात उन्होंने मेरे सामने नहीं कही है। हालांकि पुलवामा पे काफ़ी कुछ उन्होंने बातें कही हैं जिनका आगे कोई मतलब निकल सकता है। तो पुलवामा को लेकर या पुलवामा जैसा कुछ हो सकता है, इसको लेकर वो एक आशंका जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो आशंका है वो इन्फॉर्म्ड आशंका नहीं है जी। वो मतलब कहीं चर्चा का बात है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, गवर्नर रहे हैं, तो वो जो बात कहते हैं तो वो एम्पलीफाई हो जाती है। लेकिन मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट तौर पे कह दूं कि वो कोई इन्फॉर्म्ड आशंका नहीं है। ऐसा मुझे लगा नहीं कि इन्फॉर्म्ड आशंका है। दूसरी एक बात और जो कि देखिए, सत्यपाल मलिक जी मुझे कभी बताएंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से बोलते रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नर रहते हुए बोलते रहे वो, और अब बोल रहे हैं, कहीं मुझे जो बीजेपी के अंदर जो फॉल्ट लाइन है, यस, वो फॉल्ट लाइन का इशारा मिलता है। मैं यही आना चाह रहा था आपके साथ जी, कि किसी का हाथ है इन पे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं और उससे अंदाज लगा सकते हैं आप। मैंने पिछले इंटरव्यू में इनसे पूछा कि आप बार बार ये कहते हैं कि आपने एक पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि आप अमित शाह जी के पास गए और अमित शाह ने कहा कि मोदी का दिमाग किसी ने घुमा रखा है, और ऐसा कुछ बात कही मोदी के बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने ये बात कही थी तब, तो बोले अब मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ।
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सुर्खियों में आने के लिए आपने एक बात कह दी थी? बोले नहीं, कही थी, जब कही थी, लेकिन अब विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब आप इससे अंदाज लगा दीजिए कि कोई जो क्रैक्स हैं वहाँ पे, उन क्रैक्स का जो है आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है मामला। और दूसरा कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत कुछ तब्दीलियां होनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी का एक्सटेंशन भी 3 बार हो चुका है या 2 बार हो चुका है। वो भी अब रिटायर हो जाएंगे फाइनली, अगर उनको एक और एक्सटेंशन ना दे दिया गया तो। अगस्त के महीने में रिटायर होना है उनको। ऐसे ही और भी सेक्रेटरी रिटायर होंगे। मोदी साहब की क्राइसिस क्या हो गई है कि इनके पास जो मोदी मैजिक की आप बात करें, जो कॉन्फिडेंस की कमी है। तो जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो सिमट जाता है अपने कोठरी में, अपने कुकून में, कोठरी में। मोदी साहब किसी नए अधिकारियों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जो है वो, आप देखिए कि मिश्रा जी का तीसरी बार एक्सटेंशन, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो फिर चले गए आप एफएटीएफ का बहाना लेके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आपके पास कोई और अधिकारी नहीं है क्या? ये सबसे काबिल अधिकारी हैं। बात काबिलियत की नहीं है। जो मिश्रा जी को काम करना है, मोदी जी को ये यकीन नहीं है कि वो कोई दूसरा अधिकारी काम करेगा। तो ये तमाम सारे संकेत हैं। कुछ देखिए मीडिया में, अखबारों की, पिछली बार भी आपसे चर्चा की थी, अखबारों की सुर्खियों की भाषा बदल रही है, संपादकीयों की भाषा बदल रही है। और ये मणिपुर के बाद ये प्रक्रिया चालू हुई है। मणिपुर पे ना बोलना मोदी जी के लिए ठीक नहीं था। और देखिए, बहुत टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल होते आप देखिए कि ये फंस गए छोटी डिबेट और बड़ी डिबेट के चक्कर में। अगर मणिपुर पे डिबेट करा लेते, प्रधानमंत्री उसमें आके बोलते, तो प्रधानमंत्री के ऊपर वो सारी बातें, वो आरोप नहीं लगते जो अब लग रहे हैं। अब आप देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट कर लिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन का 11 अगस्त तक सेशन है, आपको कराना पड़ेगा डिबेट। तो रूल बुक ये कहती है कि 10 दिन के अंदर डिबेट करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। यानी अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कहा है कि हम इस सरकार पर विश्वास नहीं करते, फिर सारा काम रोक कर उस पर ही पहले काम करना चाहिए। क्योंकि सरकार, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सरकार की नैतिकता पे सवाल है। अच्छा, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत से लोग इसको न्यूमेरिकल संख्या के आधार पर कह रहे हैं कि मोदी जी साहब जीत जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस, ये तो विपक्ष को भी पता है कि वो कोई सरकार नहीं गिराने जा रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए नहीं लाए जाते हैं अक्सर। मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंदिरा गांधी का शासन 16 साल रहा। 16 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। 15 बार उनके कार्यकाल में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 बार आया, वो दोनों बार जीते। वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2 बार आया, वो दोनों नो कॉन्फिडेंस मोशन हारे। तो मतलब इसके लेकिन कम एविडेंसेस हैं कि सरकारें गिर जाती हैं या न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए उसको लाया जाता है। न्यूमेरिकल विक्ट्री के लिए बिल्कुल नहीं लाया जाता। नो कॉन्फिडेंस का मोशन एक लाइन का होता है, उसमें वो इशू स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हम इस सरकार पे विश्वास नहीं करते हैं या अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब उस पर सारे मुद्दे खुले हुए हैं। अब उस पर महंगाई पे बात होगी, उसमें बेरोजगारी बात होगी, उसमें मणिपुर पे बात होगी, उसमें जो ये ट्रेन में हादसा हो गया इस पे बात होगी, राफेल पे बात होगी, तमाम चीज़ों पे बात होगी, अडानी पे बात होगी। तो आप रोक नहीं पाएंगे। और सारी पार्टियों को उनके पार्टी की संख्या के अनुपात में आपको समय देना होगा। तो अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के पास 2 घंटे का समय है उनके अनुपात के हिसाब से, तो 2 घंटे में कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड कर सकती है कि हमारी तरफ से 4 लोग बोलेंगे। तो ये बहुत समझदारी का मामला नहीं था। और अशोक, आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन
विपक्ष के एजेंडा में नहीं था लाना। विपक्ष के एजेंडा में रहा होगा कि वो विंटर सेशन में रहा होगा कि चुनाव के करीब लाएंगे। आपने प्रोवोक कर दिया विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हुए, तो इसको कोई बहुत समझदारी का मैं वो नहीं दूंगा सर्टिफिकेट। मैं कहूंगा कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, और खासकर लोकसभा और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कभी देखा नहीं हमने इतने साल में। माइक बंद कर देना और सारा कुछ। हाँ, और संजय सिंह को पूरे सेशन के लिए बाहर निकाल दिया आपने। एक पार्टी के नेता, अपनी पार्टी का नेता है राज्यसभा के अंदर, वो उनको आपने पूरे सेशन के लिए बाहर निकाला छोटी सी बात पे। तो इतना इंटॉलरेंस अगर दिख रहा है तो ये सब चीजों ने प्रोवोक कर दिया। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो लाती, और अब इसमें सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी होने जा रही है, क्योंकि जब भी चर्चा होगी वो 2 दिन तक चर्चा होगी और सब लोग सुनेंगे। तो हफ्ते की पॉलिटिकल घटनाओं के बारे में प्रशांत से हमने सुना, और ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके पास प्रचंड बहुमत है, वो लगातार पैनिक में दिख रही है। सोच के देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में अगर बहस हो जाती तो क्या होता। प्रधानमंत्री के पास तो सबसे लंबा और सबसे अंत में बोलने का मौका होता है। वो सारे तर्कों को, सारी बातों को धाराशायी कर देते और सारे मीडिया चैनल उनको लाइव दिखाते। इसके बावजूद संसद में न जाना, एक जिद ठान लेना कि हम संसद में जाएंगे ही नहीं, मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन तक आ जाना, ये एक उदाहरण है कि इतने लंबे समय से 9 साल से सत्ता में रहने के बावजूद, प्रचंड बहुमत के बावजूद, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और वहीं हमारा सवाल जाकर टिकता है कि आरएसएस अगर खुद कह रहा है कि सिर्फ मोदी के सहारे और हिंदुत्व के सहारे हम नहीं जीत सकते हैं, इसका मतलब मोदी मैजिक कितना असली है, कितना आभासी, ये आप जानिए, लेकिन मोदी मैजिक कहीं ना कहीं चुक रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे, चुनाव पे क्या असर होगा, देश की राजनीति पे क्या असर होगा, और सबसे ज़्यादा जो हमें डर है वो देश के सांप्रदायिक माहौल पर क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं हम अगले हफ्ते के मुद्दों पर। शुक्रिया।